नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचार। उम्मीद कर रही हूँ कि हम जो वीडियोस बना करके इतिहास और अन्य सभी विषयों के कॉलेज के चैनल पर अपलोड कर रहे हैं वो आपके विषय के ज्ञान के परिवर्धन के साथ साथ विषय के प्रति जो आपकी रुचि है, साथ ही साथ जो जिज्ञासा है, उसकी वृद्धि में ज़रूर सहायक हो रहे होंगे। आज तृतीय वर्ष की कक्षा में अंग्रेज़ी शासन के अधीन शिक्षण संस्थाओं का, शिक्षा की नीति का किस तरह विकास हुआ, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैकाले का जो मैकाले का स्मरण पत्र और आंग्ल प्राच्य विवाद पर जो हमने बातचीत की, अब उसी शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो अंतिम सुधार किया गया, 1835 के आसपास चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संस्थाएं स्थापित हुई। एक उत्तर पश्चिमी प्रांत के गवर्नर जेम्स टॉनसन ने स्थानीय देशी भाषा में भी ग्राम शिक्षा की योजनाएं बनाई। हालांकि ये कितने सक्सेसफुल रहे, कितने नहीं रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि तब तक इनफिल्ट्रेशन की थ्योरी, विप्रवेशन का सिद्धांत चल रहा था कि 5 या 10% भारतीय जनता के वर्ग को ही अंग्रेज़ी शिक्षा दी जाए और ये वर्ग आगे चल कर के अगले वर्ग को शिक्षित करेगा। इस तरह से ये चल रहा था। अब इतने काफ़ी 20 साल होने को आए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे कुछ भी विकास के लिए सुधार भी नहीं किया गया और अब तक जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं, शिक्षा का स्तर किस तरह से मेंटेन रखा गया है, उस पर भी विचार विमर्श नहीं किया गया था। मूल्यांकन उस समय तक की शिक्षा के विकास का हो नहीं पाया था। तो इसके लिए चार्ल्स वुड को नियुक्त किया गया कि अभी तक भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, उस पर वो अपनी राय रखें, उसका मूल्यांकन करें और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है, किन संस्थाओं को बनाया जाए, क्या नए नियम बनाए जाए, इसके लिए वुड को ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से सौंपी गई। चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरडीन की सरकार, जिसने कि 1852 से 55 तक मिलीजुली गठबंधन सरकार थी, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंट्रोल किया करता था, उसके अध्यक्ष थे। यह अंग्रेज़ी इतिहास के पाम्स्टन युग की सच्ची उपज थे। सबसे बड़ी चीज़ तो उनका अंग्रेज़ प्रजाति में और उसकी संस्थाओं में विश्वास था कि जो अंग्रेज़ों ने कर दिया वो तो सबसे बेस्ट है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। वैसे भारत के शिक्षा के बारे में कई लोग जानकार थे, उसमें से कई सारे जो थे भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन उनसे उसने काफ़ी अच्छा काम चार्ल्स वुड ने किया। 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। वैसे इसको कई बार प्रश्न आता भी है आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा, थोड़ा सा इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैग्ना कार्टा के मायने क्या है। इंग्लैंड में राजतंत्र से लोकतंत्र की जो परिपाटी धीरे धीरे प्रचलन में आई, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा से हुई थी, जबकि इंग्लैंड के जो संसद के लोग थे उन्होंने राजा से जाकर के साइन करवाए थे। तो इस तरह से जैसे मैग्ना कार्टा से इंग्लैंड में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बारी बारी से कदम उठाना शुरू किए गए और सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत हुई मैग्ना कार्टा के रूप में हुई। तो उसी तरह से जब कभी ऐसा कुछ संधि हो, कागज़ तैयार हो जिससे कि आमूलचूल नीति में परिवर्तन आ जाए, संस्था की, देश की या किसी नीति की, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स की जो डिस्पैच था, घोषणा पत्र था, जिसमें कि उन्होंने भारतीय शिक्षा के बारे में अपनी राय दी, उसकी सिफारिशें क्या क्या थी, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि चार्ल्स वुड जो थे, उनका अंग्रेज़ी संस्था में, अंग्रेज़ी जाति, इसकी श्रेष्ठता में पूरा विश्वास था। तो इन्होंने पहली चीज़ तो यही कह दी, मुझे सही साबित कर दिया, कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। यानी सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य, ये भी कौन से, वेस्टर्न,
पाश्चात्य कला का, पाश्चात्य विज्ञान का, पाश्चात्य दर्शन का और ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य साहित्य का प्रसार करेगी। ये सरकार की नीति का स्पष्ट घोषित उद्देश्य माना गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये भी हो रहा है, लैंग्वेज जो है, हालांकि अंग्रेज़ी तो उनको सर्वश्रेष्ठ रखनी ही है, लेकिन उनको ये भी लगा कि ऐसा नहीं हो कि वो अपनी जो स्कूल्स में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे हमको दुभाषियों की ज़रूरत है, तो लोकल लैंग्वेज से बिल्कुल ही विद्यार्थी अनजान रह जाए। तो इसलिए ये तय किया गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होगा। हालांकि देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। उच्च शिक्षा का बेस्ट मीडियम है इंग्लिश, लेकिन कहा गया कि देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। उनका ऐसा था कि जनसाधारण तक यूरोपीय ज्ञान तभी पहुंच पाएगा जबकि देशी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। अब इसी के आधार पर अगला जो बिंदु है अपना, गाँव में देशी भाषा की पाठशालाएँ लगाई जाए, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो गंवई भाषा में जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे उनमें पढ़ाई हो उनकी। उनसे ऊपर ज़िला स्तर पर, गांव में देखो लोकल लैंग्वेज आ गई, ज़िला स्तर पर एंग्लो देशी या एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाए। यानी कि शुरुआत देशी भाषा से पढ़ाई से हो और जब बच्चा 5वीं तक पास हो गया है उसके बाद उसको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए और कॉलेज बाद में एंग्लो वर्नाक्यूलर यानी लोकल लैंग्वेज भी चलती रहे और साथ ही साथ अंग्रेज़ी का ज्ञान भी बच्चों को होता रहे। उसके बाद में चूँकि सरकार के संस्थाएं कम थी, संस्थाओं से भी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शिक्षा की प्रचार प्रसार की वृद्धि की महत्वाकांक्षा कम थी, तो उसके कारण इन्होंने जो है कहा कि निजी प्रयत्नों को, निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, जो प्राइवेट लेवल पर भी जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा अनुदान सहायता, यानी कि सरकार की तरफ से वार्षिक इन संस्थाओं को फिक्स अनुदान निश्चित किया जाएगा और इन संस्थाओं को, निजी शिक्षण संस्थाओं को दिया जाएगा। उसके लिए शर्त रखी गई कि यहाँ इन संस्थाओं में जो एलिजिबल योग्यता प्राप्त टीचर हैं वो ही नियुक्त होंगे। साथ ही साथ ये संस्था ऐसा नहीं है कि शिक्षा को बिल्कुल भेड़चाल बना देगी, शिक्षा का एक स्तर मेंटेन रखेंगी, बरकरार रखेंगी। अगला बिंदु था इसका कि कंपनी के उस समय 5 प्रांत थे, बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये सारे जो प्रांत थे इनमें इन्होंने कहा कि एक शिक्षा विभाग की स्थापना, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इसका जो मुख्य होगा कार्यकर्ता वो होगा निदेशक या डायरेक्टर। ये इस विभाग का काम था कि अपने अपने प्रांत की कार्य की उन्नति पर दृष्टि रखे और सरकार को एनुअल रिपोर्ट भेजी जाए कि किस तरह से शिक्षण संस्थाओं का प्रसार हो रहा है, कितने लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कितने वंचित हैं, किस तरह से शिक्षा की प्रगति हो रही है इन प्रांतों में, उसकी वार्षिक रिपोर्ट ये विभाग तैयार करेगा। अब उसके बाद अगला है लंदन में उस तरह समय यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, हालांकि आप सब इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी आपके शिक्षक होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि आपके ज्ञान को वापस बार बार रिवाइज भी करवाऊं। तो कॉलेज का काम होता है एजुकेशन देना और यूनिवर्सिटी का काम है कॉलेज को जो है संबद्धता देना, उनके सिलेबस तैयार करना और परीक्षाएं आयोजित करवाना। लंदन यूनिवर्सिटी में ये सारा पैटर्न तब तक शुरू हो चुका था। तो इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि भारत में भी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। इन यूनिवर्सिटीज़ का काम है कॉलेजों को संबद्धता देना, इनका सिलेबस डिसाइड करना, कोर्स डिसाइड करना और साथ ही साथ परीक्षाएं आयोजित करवाना। इन विश्वविद्यालयों में एक संविधान बनाया जाए, एक कुलपति हो, एक उपकुलपति हो और एक सेनेट यानी कि संस्था जो हो जो कि फैसले ले, और उसके सदस्य हो जो सब सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विश्वविद्यालय परीक्षा लेता था और उनका काम था डिग्री देना या उपाधि देना। इसके अलावा विश्वविद्यालय को अनुमति थी कि वह विद्या के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर टीचर्स को नियुक्त कर सके। ये तो आ गया यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना। उसके बाद अगला है इस पत्र में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की ज़रूरत पर बल दिया गया। अब तक जो है सिवाय रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज के या एक आध मेडिकल कॉलेज के अभी तक टेक्निकल एजुकेशन के महत्व
कुछ नहीं किया गया था। और व्यावसायिक शिक्षा जिनसे कि बच्चों को रोज़गार मिल सके, ऐसी शिक्षा के लिए बहुत कम इंस्टीट्यूट थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स या संस्थाएं खोली जानी चाहिए जो कि तकनीकी स्कूल्स हो, जहां बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे कि उनके भावी जीवन में रोज़गार के लिए वो सहायक हो सके। उसके बाद मैंने बताया चार्ल्स वुड जो था ब्रिटिश जाति, ब्रिटिश संस्थाओं के प्रति पूर्ण आस्थावान था। तो इंग्लैंड में प्रचलित नमूने की सिफारिश पर उसने कहा कि वहाँ टीचर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट स्थापित हो गए थे, जहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप अध्यापक बनने उससे पहले आज देखो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे एसटीसी का कोर्स हो, बीएड का कोर्स हो, डीएलएड का कोर्स है। तो ये सारा जो है यहीं से आया है कि इंग्लैंड में शुरू हो गया था। तो चार्ल्स वुड ने कहा भारत में भी इसी तरह इंग्लैंड के नमूने के आधार पर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए, जहां पर विद्यार्थियों को भावी जीवन में शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार किया जा सके। और अगला जो बिंदु है, तब तक महिला शिक्षा बहुत कम हुई थी, 1 या 2% लिटरेसी रेट थी उस समय महिलाओं की। तो बताया गया कि महिलाओं की शिक्षा पर काम नहीं हुआ है, खेद व्यक्त किया गया और कहा गया कि सरकार को भी प्रयास करने चाहिए इस दिशा में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी महिलाओं की शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह ये है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ये नई शिक्षा प्रणाली, चाहे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का काम मैंने बताया, चाहे महिला शिक्षा को समर्थन देने की बात हो, एजुकेशन स्कूल हो और कोर्स में क्या रखा जाए, तो ये लगभग सभी कुछ जो है अंग्रेज़ों का ही अनुकरण किया गया है, बिल्कुल कॉपी यहाँ पर की गई है। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था, इसकी सारी सिफारिशें लागू कर दी गई। जो लोक शिक्षा समिति, जो मैंने बताया था आंग्लो प्राच्य विवाद था, लोक शिक्षा समिति के सदस्यों में विवाद था और शिक्षा परिषद जो हुआ करती थी उसकी जगह पर 1855 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा 1857 में तीनों विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास अस्तित्व में आ गए। अब यूनिवर्सिटीज़ का क्या काम है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और डिग्रीज देना। और महिला जो पाठशालाओं की बात है, ये कोई कंपनी ने नहीं किया, बैथून के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई। और यहाँ पर सरकार ने ये ज़रूर है कि अनुदान की जो पद्धति शुरू की थी, तो इसके अधीन महिला शिक्षाओं को अनुदान दिया गया, जो शिक्षण संस्थाएं थी, तो कुछ हद तक महिला शिक्षा में बढ़ावा हुआ गया। वुड द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा गया, जो भी एक्ट्स के बारे में कहा गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श की जो बात की गई, लगभग 50 सालों तक भारत में जो अंग्रेज़ी शासन के अधीन शिक्षा है, इन्हीं आदर्शों का बोलबाला रहा। इस काल में जो भारतीय शिक्षा जो है तीव्र गति से यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन हुआ। इंग्लिश, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न सिविक्स, ये सारा अब शिक्षा दी जाने लगी है। इन दिनों अगर आप स्कूल्स में जाकर देखो तो टीचर्स जो हैं या कॉलेजेस में जाओ तो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादातर यूरोप के ही हुआ करते थे। धीरे धीरे जो ईसाई मिशनरीज़ है, इन्होंने भी शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया और बहुत आखिर में जाकर के भारतीय जो है वो अपनी निजी शिक्षण संस्थाएं खोलने लगे। अभी इसका उबाल आने के लिए भारत को स्वदेशी आंदोलन की ज़रूरत थी, जहां स्वदेशी पाठशाला स्थापित की जाए, लेकिन तब तक चार्ल्स वुड का डिस्पैच ही भारत के शिक्षा के क्षेत्र में हावी रहा और इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बच्चों, इतना कहकर ही मैं अपने शब्दों को और इस लेक्चर को यहीं विराम देती हूँ। इस प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकांशतः ये प्रश्न ही पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।